लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब रूप, बहुत सारे रूप हो जिस एक चीज़ के। तो इसको हम कैसे समझेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ऊप्स में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये कह सकते हो जिस लैंग्वेज के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होगा वो ऊप्स होगी ही होगी। जिस लैंग्वेज के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है उसको हम ऊप्स नहीं कहते। फॉर अ लैंग्वेज कंसिडर टू बी वही इसने कहा है कि ऊप लैंग्वेज कहलवाने के लिए उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फॉर्म। यू कैन से दैट पॉलीमॉर्फिज्म इज अ एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी रिप्रेजेंटेड इन ओवर वन फॉर्म। एक से ज़्यादा टाइप से लिखने वाली एक कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज़, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे मैंने एक पर्सन ले लिया, तो उस एक पर्सन जो वो एक मैन है वो किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी का बॉस, किसी का एम्प्लॉय, किसी का सन, किसी का ब्रदर, और बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, मामा, भांजा, फूफा, पता नहीं क्या क्या बनता है। तो वो क्या कर रहा है? एक एक ही तो इंसान है बट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे रिलेशंस को वो एक डिस्प्ले कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? वो एक जो वो मैन है वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है। वो एक ही होकर बट बहुत सारे रिलेशंस को डिफाइन कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है हमारे पास, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो नोन एज static binding or early binding is a concept of C++ that allow the compiler to determine the appropriate function or operation to call based on the types of argument being passed during compilation। सिंपली ये क्या कह रहा है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ दैट प्रोग्राम, जो जो फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं, जो जो ऑपरेशन हम कॉल करवा रहे हैं, वो कंपाइल होने के टाइम पे ही रन हो जाएंगे। एग्जीक्यूट नहीं होगा वो प्रोग्राम, उससे पहले ही वो कंपाइल हो जाएंगे, कंपाइल टाइम के अंदर ही। द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बीइंग पास्ड, दिस मीन्स द डिसीजन ऑफ विच फंक्शन टू एग्जीक्यूट इज मेड बिफोर द रन करने, प्रोग्राम के रन होने से पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले देता हूँ, मेरे को एडिशन करवानी है तो वो रन होने से पहले ही A+B की एडिशन करवा देगा, बस रन पेज पे मेरे को उसका फाइनल रिजल्ट शो हो जाएगा। तो वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके भी दो टाइप होते हैं, दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मेनली होता क्या है? दिस टेक्निक अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। मतलब मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं हम एक ही नेम से, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो पास करेंगे ना वो अलग अलग होंगे। तो द कंप्यूटर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शन बेस्ड ऑन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो टाइप्स और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जो हमारा कंपाइलर है या फिर जो जिस भी चीज़ पे हम उस प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से फंक्शन को कॉल करवा लेगा। एग्जांपल देखते हैं हम इसका। मैंने एक वॉइड प्रिंट नाम से फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके अंदर वैल्यू, इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। देन अगेन देखो, इधर वॉइड प्रिंट करवाया था, फिर से वॉइड प्रिंट करवा रहा हूँ, बट इसमें वैल्यू किस टाइप की थी? इंट। इस बार वैल्यू किस टाइप की है? डबल। तो यही कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का, सेम नेम के साथ बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इसको फिर से हम प्रिंट करवा रहे हैं और सीधा नीचे जाके कॉल करवा रहे हैं। प्रिंट के अंदर पहले 10, देन प्रिंट के अंदर, और ये बात याद रखनी है, जिस सीक्वेंस से हमने फंक्शन क्रिएट करे हैं उसी सीक्वेंस में उनको मेन बॉडी के अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, 10 इंट की, 3.14 डबल की। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? दिस टेक्निक अलाउज यू टू रीडिफाइन द बिहेवियर ऑफ अ
स्टैंडर्ड ऑपरेटर फॉर कस्टम डेटा टाइप्स, मतलब जैसे उसमें हम फंक्शन ओवरलोड करवा रहे थे सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर के साथ। ये कह रहा है कि तुम ले लो, तुम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर, मतलब कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म करवा लो, बट अगर तुम उसको बाद में चेंज करवाना चाह सकते हो तो कस्टम डेटा टाइप्स की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हो, उसको रीडिफाइन कर सकते हो। तो द कंपाइलर सेलेक्ट्स द अप्रोप्रिएट ओवरलोडेड ऑपरेटर बेस्ड ऑन द ऑपरेंड टाइप्स। इसका आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ अगर कोई एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट क्या कहते हैं उसको, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग उसका एक डेफिनेशन प्रोग्राम और इसकी एक डेफिनेशन। अब हम करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बेसिकली इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कंपाइलर रिजॉल्व्स द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम एंड देन इट डिसाइड्स विच फंक्शन कॉल शुड बी एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कंपाइल टाइम बताया था कि अगर मैं एडिशन करवा रहा हूँ a+b की, तो कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, बस हमें जो रन टाइम पे है सिर्फ एक रिज़ल्ट शो होगा। बट इन रन टाइम क्या हो रहा है कि a+b को मैं वैल्यू भी रन टाइम पे दे रहा हूँ, वो एग्जीक्यूट भी रन टाइम पे ही हो रहा है और फाइनल रिजल्ट भी रन टाइम पे ही आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनामिक और लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग मतलब जो पहले काम फिनिश कर रहा है, लेट बाइंडिंग मतलब जो बाद में काम फिनिश कर रहा है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जीक्यूटेड थ्रू वर्चुअल फंक्शन ओवरलोडिंग। मेनली ये क्या कह रहा है कि ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। इसके यही दो पार्ट टाइप्स होते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? इट टेक प्लेस व्हेन योर डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास कंटेन अ फंक्शन हैविंग सेम नेम। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या कर रहे थे हम, उसमें कोई भी क्लास क्रिएट नहीं करवाई थी, उसमें बस सेम नेम के फंक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर को हम एलोकेट करवा रहे थे। बट इसमें क्या कर रहा है कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के अंदर सेम नेम का फंक्शन होना चाहिए। बोथ द फंक्शन शुड हैव द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। फंक्शन ओवरलोडिंग में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट द नंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर फ्रॉम इट्स बेस क्लास। तो नंबर फंक्शन लिखा हुआ है, इनहेरिट द मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर फ्रॉम इट्स बेस क्लास, कि भाई बेस क्लास के अंदर से वो मेंबर फंक्शंस को और डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करवाएगा। सो टू ओवरराइड अ सर्टेन फंक्शनैलिटी यू मस्ट परफॉर्म फंक्शन ओवरराइडिंग। इट इज़ अचीव्ड ड्यूरिंग द रन टाइम। रन टाइम के अंदर यह अचीव होती है। अब हमने देखा कि इसमें बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास की ही बात हो रही है, और हम कह रहे हैं कि डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के ही फंक्शन, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर होना चाहिए, मतलब एक किस्म से हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इधर बस मैंने यही लिखा हुआ है कि जो फंक्शन ओवरराइडिंग है वो इनहेरिटेंस की हेल्प से ही अचीव करा जा सकता है। इट ओनली हैपन डिराइव्ड क्लास इफ़ क्लास इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। अगर डिराइव्ड क्लास दूसरी क्लास बेस क्लास से हम इनहेरिट नहीं करवा रहे तो हम फंक्शन ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते। तो इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम फंक्शन ओवरराइडिंग का। इंक्लूड, अब हेडर फाइल लगा ली हमने, क्लास ए बनाई है, उसके अंदर एक वॉइड डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया है और उसके अंदर क्या प्रिंट करवा रहे हैं? बेस क्लास। क्लास बी बनाई, अब ये क्या है? इन डॉट्स की हेल्प से हम इनहेरिट करवा रहे हैं किसको? क्लास ए के फीचर्स को। क्लास ए किस टाइप की क्लास है? पब्लिक क्लास है। क्लास बी इनहेरिटिंग पब्लिक ए, तो ये भी एक पब्लिक क्लास बनाई हमने। वॉइड डिस्प्ले देखो सेम नाम से बनाना है, और सी आउट डिराइव्ड क्लास, इस डिराइव्ड क्लास है, ये बेस क्लास है। इंट मेन में जाएंगे। अब क्या देखो, बी क्या है? बी एक ऑब्जेक्ट है किसका? डिराइव्ड क्लास का। देखो क्लास बी, सॉरी बी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास बी नाम से जो हमने डिराइव्ड क्लास बनाई थी वो हम इधर ले आए। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं? शूट यार, ब्लफ कर रहा हूँ।
बी ए क्या है हमारा क्या कहते हैं उसके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास का नेम देन ऑब्जेक्ट नेम टर्मिनेटर। तो ये बी क्लास का नेम हो गया, बी क्लास कौन सी है, डिराइव्ड क्लास। ए कौन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ए से हम क्या कॉल करवा रहे हैं, ए डॉट डिस्प्ले, मतलब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम हमारे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। कौन सा डिस्प्ले फंक्शन, जो डिराइव्ड क्लास के अंदर था, क्लास बी के अंदर था। तो हमारे आउटपुट में आ जाएगा डिराइव्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं हमारे, दीज आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास विच आर ओवर रिडन इन डिराइव्ड क्लास व्हेन यू मेक अ कॉल टू सच फंक्शन by using a pointer or reference to a base class. The virtual function is called and derived class version of the function get invoked. इसने मेनली ये कहा है कि हमें जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं वो किसके मेंबर फंक्शन होते हैं, बेस क्लास के, जो ओवरराइड करवाते हैं हम डिराइव्ड क्लास में। इस बात को अच्छे से सुनना, हम बेस क्लास में इसको यूज़ करते हैं एज अ मेंबर फंक्शन और ओवरराइड कहाँ करवाते हैं, डिराइव्ड क्लास में। व्हेन यू मेक अ कॉल टू सच फंक्शन बाय यूजिंग अ पॉइंटर। तो जब भी हम किसी पॉइंटर की हेल्प से इन फंक्शंस को कॉल करवाते हैं तो रेफरेंस किसका मिलता है, बेस क्लास का। बट हम बेस क्लास को एज अ वर्चुअल डिक्लेयर कर चुके हैं तो डिराइव्ड क्लास का वर्जन इन्वोक्ड होगा। और इसका की पॉइंट्स थोड़े देख लेते हैं हम। वर्चुअल जो है वो एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस के अंदर। वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर डिफाइंड होता है। क्यों ज़रूरत पड़ी है इसकी, व्हेन वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन बेस क्लास देन पॉइंटर ऑफ बेस क्लास इज क्रिएटेड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट असाइंड द रिस्पेक्टिव क्लास फंक्शन इज कॉल्ड। कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है बेस क्लास का बट हमें इन्वोक करवानी है डिराइव्ड क्लास, तो हम बेस क्लास को वर्चुअल डिक्लेयर कर देंगे जिसकी हेल्प से जो वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने असाइन करा है वो डिराइव्ड क्लास को इन्वोक करवाएगा। की पॉइंट्स कि ये डायनामिक होता है, डायनामिक क्यों होता है, क्योंकि रन टाइम है, रन टाइम को हम डायनामिक भी कहते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। दीज फंक्शन आर कॉल्ड रन टाइम पे होंगे। Virtual function are always declared with a base class and overridden in derived या child class. Virtual function can exist in the absence of inheritance. In that case, the base class version of the function will be called. अगर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अगर इनहेरिटेंस नहीं है हमारे कोड के अंदर तो उस केस में वर्चुअल फंक्शन तो हम यूज़ कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करेगा, बट जो कॉल होगी वो हमारी बेस क्लास ही होगी एक किस्म से। ये सिर्फ लिखा रहेगा, इसका कोई काम नहीं होगा, ये नेगलेक्ट कर देगा हमारा कंपाइलर। तो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। ये पहले एक नॉर्मल प्रोग्राम देखते हैं। क्लास ए बना ली, क्लास बी बना ली। अब ये देखो, ये तो फंक्शन ओवरराइडिंग करा था, बिल्कुल सेम है, बट इसमें मैं कॉल किसकी हेल्प से करवा रहा हूँ, पॉइंटर की हेल्प से। ए क्या है, हमारी बेस क्लास। ए पी टी आर हमने एक पॉइंटर बना लिया। बी क्या है, डिराइव्ड क्लास। ए क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो इधर मैंने ए बेस क्लास के लिए एक पॉइंटर बनाया है, बी डिराइव्ड क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। अब जो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ, पॉइंटर के अंदर। तो पॉइंटर किसे कॉल करवाएगा, डिस्प्ले को। बट हमें पता है कि पॉइंटर हमने किसके लिए बनाया था, बेस क्लास के लिए, और डिराइव्ड क्लास को हमने किसके अंदर स्टोर करवा लिया, पॉइंटर के लिए। तो ये किसको इशारा देगा, डिस्प्ले, कौन से डिस्प्ले को इशारा देगा, बेस क्लास के। तो इस तरह हमारी कौन सी कॉल होगी, बेस क्लास। बट अगर मैं इसको बेस क्लास को वर्चुअल बना दूं तो क्या होगा। तो देखो मैंने पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सेम लिख दिया है, बट मैंने क्या करा, जो बेस क्लास है उसके फंक्शन के साथ मैंने वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया, तो ये वर्चुअल क्लास बन गई। तो मैं जब डिस्प्ले कॉल करवा रहा हूँ जाएगा मेरा पॉइंटर इधर बेस क्लास के अंदर,
बट वो देखेगा यार ये तो वर्चुअल फंक्शन क्रिएट, इधर वर्चुअल कीवर्ड है, तो ऑटोमेटिकली किसको इन्वोक करवाएगा, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को। तो डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया है, डिराइव्ड क्लास। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।